हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। चार चैप्टर करा दिए हैं, तो उनके आज सॉल्यूशन देखते हैं। चैप्टर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके लिए हमने प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशन नाम से अलग प्लेलिस्ट बनाई है। तो वहां पर जाके आप चैप्टर वाइज आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। तो जिससे कि आपको जो जिस पर बुक ना हो, तो वो ये सॉल्यूशन देख सकता है कि क्या क्या उसके क्वेश्चन थे और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। हमने हमने चैप्टर कराई दिया है। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अच्छे कंटेंट के लिए हम अच्छे से बेहतर कंटेंट आपको दे सकें। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 का। आज से स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1। ठीक है। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या है। तो कुछ हम नोट्स हैं इसमें, तो वो पहले हम करा देते हैं। सहायक नदियाँ, पहला पॉइंट है, सहायक नदियाँ किस उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो जैसे सहायक नदी है, जैसे एक नदी ये जा रही है, जैसे एक नदी यूं जा रही है, एक नदी यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, एक यूं जा रही है। तो ये सब मिलके आपस में एक नदी बनाती है, जो एक पूरी नदी होती है यूं मुड़ के। ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये वाली। और ये पूरी मिलके ये नदी जा रही है, मेन नदी हो गई। तो ये वाली जो है ये सहायक नदियां होती हैं। ठीक है। तो इन्हें सहायक नदियां बोलते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा के जो ये गंगा जो बह रही है उसके दक्षिण में ये वाला हिस्सा, तो दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, जो यहाँ के आसपास का क्षेत्र था, प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है। जैसे बिहार है, गंगा के दक्षिण में है, तो ये मगध नाम से, बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। तो क्या ये बिहार को मगध नाम से जाना जाता था पहले, बिहार को। ठीक है। जो ये गंगा के दक्षिण में है। आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है हमारे पास। तीसरा पॉइंट है हमारा, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है। जैसे नदियों के किनारे जो ये नदी बह रही है, तो इनके किनारे जो नगर स्थापित किए जाते हैं, तो यहाँ ही बिहार में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी स्थापना की गई थी। ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। तो यात्रा कैसे किया करते थे? नया कुछ मिलने की वजह से, कि उनको कुछ नया मिलेगा, कुछ नया खोज करेंगे, तो उसके उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को भी जानने का अवसर मिलता था। ठीक है। इसलिए लोग यात्रा करते थे, जिससे कि लोग दूसरे लोगों को विचारों को जानने का अवसर मिलता है, और कुछ खोजने का अवसर मिलता है, कुछ आदान प्रदान और ये सब कुछ होता है। तो इससे इसलिए लोग यात्रा किया करते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे पॉइंट क्या है हमारा, लोगों के आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब लोग यात्रा क्यों किया करते थे? जिस यहाँ के लोग जाए वहां जाया करते थे दूसरे देश, और दूसरे देश के लोग यहाँ अपने देश आया करते थे, जिससे कि सांस्कृतिक चीजें भी आदान प्रदान होती थी और परंपराएं भी आदान प्रदान होती थी, जिससे कि लोगों को एक दूसरे के मन के चीजों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक है। आगे पॉइंट है हमारा, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों का अपनाते थे। ठीक है। तो क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, ठीक है, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन को बनाने के तरीके भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। तो यहाँ भोजन के बारे में दिया है कि यहाँ से भोजन वहां जाता था, मतलब इसके तरीके अपनाए जाते थे, यहाँ के तरीके वहां अपनाए जाते थे, वहां के तरीके यहाँ पर अपनाए जाते थे, जिससे कि एक दूसरे के विचारों को या मन को अपनाते थे। ठीक है।
तो भोजन में भी कमी नहीं की गई थी कि जिससे कि भोजन एक दूसरे के दिल मिल जाते थे, इसी तरीके से, ठीक है। संगीत संगीत के लिए भी यही हुआ है, पत्थर को तराशने में यही हुआ है, और भोजन के लिए भी, जिससे एक दूसरे के लोग अपनाते थे, एक दूसरे के यहाँ अपनाते थे, ठीक है। अब क्या है आगे पॉइंट, हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया, यानी हम भारत देश के लिए क्या करते हैं, भारत देश के लिए हम इंडिया, इंग्लिश में इंडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भारत जैसे देश, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो हम भारत का इस्तेमाल इंग्लिश में इंडिया करते हैं, ठीक है। तो हम इंडिया बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं, भारत हिंदी में है, इंडिया इंग्लिश में है, ठीक है। नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु, इंडिया संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडिया इंडस से, इंडस इंडस एक नदी है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया शब्द, भारत, इंडिया अंग्रेजी में हो गया, भारत हिंदी में हो गया। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस क्या है, इंडस एक नदी है जिसे सिंधु नदी कहते हैं, और ये सिंधु नदी कहाँ से है, संस्कृत में है, ठीक है। संस्कृत में इंडस नदी को सिंधु कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि, इस नदी के पूर्व में, यानी जो 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 यहाँ पर हमारा एक भारत है यहाँ पर यूं करके, ठीक है, यहाँ पूर्व में यहाँ नदी बहती है, इंडस नदी या सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पूर्व में, इधर यो समझ लो, ये वाला हिस्सा पूर्व में। तो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। यहाँ इस नदी के जो नदी बह रही है, इस पूर्व में स्थित इस पूरी नदी को इंडिया कहा जाता था। ये पूर्व में है हमारे, ये नदी जो बह रही है इस तरीके से यूं करके, तो ये पूर्व का हिस्सा है इंडिया हमारा। तो इसको क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था कि इंडिया कहा जाता था, ठीक है। इंडस नदी के पूर्व में स्थित जगह को क्या कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, भरत नाम का प्रयोग, भरत जो हमारे भारत देश का नाम पड़ा है, भरत, भारत देश, उस भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये हो गया। तो क्या है, अगला पॉइंट हमारा, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, उत्तर पश्चिम ये हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। इस नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम, यानी ये उत्तर और ये पश्चिम हो गया हमारा। तो यहाँ रहने वाले कुछ लोगों का एक समूह था, यह रहने वाले लोगों का एक समूह था, ठीक है। तो इस समूह के लोगों को ही हम भरत नाम से जानते थे। तब इन्हीं के नाम पर यह पूरे इंडिया का नाम भारत पड़ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी इस जो भरत भरत नाम का जो समूह था, जो उत्तर पश्चिम में रहता था, ये तो जो उत्तर पश्चिम में रहता था, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है, ऋग्वेद, उसमें भी 3500 साल पुरानी है ये कृति ऋग्वेद, 3500 साल पुरानी ऋग्वेद है, ठीक है। 3500 साल पुरानी संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है, ऋग्वेद। तो इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, भरत भरत नाम का समूह का उल्लेख, ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है, 3500 साल पुरानी है जो, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट क्या है, अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, यानी जो अतीत की जो पुरानी जो पुस्तकें थी वो हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो मैंने बता दिया था कि पांडुलिपि किसे कहते हैं,
जो अतीत की जो हाथ से लिखी होने के कारण जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है? तो हिंदी में तो हम पांडुलिपि कहते हैं, इस पांडुलिपि को हम हिंदी में बोलते हैं। और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ, तो मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मेनू शब्द है वो लैटिन शब्द मेनू से होता है और इसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है, मेनू का अर्थ हो गया हाथ। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देता हूँ कि अंग्रेजी में तो हम पांडुलिपि को हिंदी में हम बोलते हैं, ये हिंदी हमारा वर्ड है। ठीक है, और इसके इंग्लिश के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मेनू स्क्रिप्ट इंग्लिश में। जो मेनू शब्द है लैटिन शब्द में बना हुआ है जो मेनू, इसका अर्थ क्या होता है? हाथ। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती हैं। तो इसका क्या मतलब है? पांडुलिपियां जो होती हैं, जो लिखी जाती हैं, हाथ से लिखी जाती है जो पांडुलिपियां, किससे बनी होती हैं? ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़, भूर्ज नामक कोई पेड़ होता है, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, तो पांडुलिपियां क्या है? ताड़पत्रों से ही बनती है। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक एक पेड़ है, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। आज भी कई कई पांडुलिपियां बेकार हो गई, नष्ट हो गई, कई पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया। तो आगे पॉइंट पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग क्या रहते थे? नदियों के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। जो यहाँ नदियों के किनारे जो रहते थे, नदियों के तट पर, वो कुशल संग्राहक थे जो भोजन को इकट्ठा किया करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, आसपास के विशाल संपदा से भी परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यही स्वयं संग्रह किया करते थे। ठीक है, वे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब ये तो हमारे हुए नोट्स। अब हम क्वेश्चन आंसर पर जो आते हैं, जो क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर को हम बताएंगे। ठीक है, तो यही आपके लिए मेन पॉइंट है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या आंसर हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान देना आप, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में आपको जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है, हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो आंसर क्या है इसका, हम अतीत में शिकारियों, पशुपालकों, वृक्षकों, कृषकों, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कृषक है। ठीक है, कृषक। ठीक है, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हो गई, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाए। तो हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में कि हम किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? एक तो शिकारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, एक पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, शिकारी मतलब जो शिकार करते हैं, एक कृषकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, कृषक के बाद शासकों जो शासन किया करते थे उनके बारे में जानकारी, जो व्यापारी जो व्यापार किया करते थे,
क्रय विक्रय किया करते थे, लेन देन किया करते थे एक देश से दूसरे देश, वो व्यापारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और पुरोहितों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। शिल्पकार जो पच्चीकारी किया करते थे, शिल्पकार दीवारों पर, ये सब शिल्पकारों के। और कलाकारों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। संगीतकारों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक है, उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है, इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेना, किस किस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, यहाँ हमने नोट कर दिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष किस किसको उपजाना प्रारंभ किया, और यानी 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने क्या उपजाना प्रारंभ किया और किन किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो क्वेश्चन क्या है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने क्या उपजाना आरंभ किया। ठीक है, क्या उपजाना आरंभ किया और किन किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो इसके बारे में क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो 8000 वर्ष पूर्व ये हमारा आंसर है। तो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले, स्त्री पुरुष ने 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं उपजाना प्रारंभ किया। तो 8000 वर्ष पूर्व याद करने वाली चीज है। 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने गेहूं उपजाना प्रारंभ किया। ठीक है, और आरंभ किया उन्होंने, और उन्होंने क्या क्या पालना शुरू किया। उन्होंने उन्होंने भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। क्या क्या, भेड़, बकरी, गाय, बैल। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या क्या पालना शुरू किया 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने। तो भैंस, गाय, बकरी, भेड़ और बैल, ये उपजाना, ये पालना शुरू किया। ठीक है, और क्या उपजाना प्रारंभ किया, गेहूं। सबसे पहले गेहूं उपजाना प्रारंभ किया 8000 वर्ष पूर्व। तो ये याद करने वाली बात है कि 8000 वर्ष पूर्व, ये याद रखना, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं उपजाना प्रारंभ किया। पालना क्या शुरू किया, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। भैंस या बैल, ये भी भैंस भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है, सहायक नदियां किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व। आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सहायक नदियां किसे कहते हैं और कितने वर्ष पुराने इन नदियों के किनारे नगर फले फूले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में मिल जाती है। ये क्वेश्चन हमने पहले ऊपर करा दिया है। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में मिल जाती है। कितने वर्ष पूर्व, और 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो सहायक नदियों के किनारे कितने वर्ष पूर्व, 4700 साल पहले। सहायक नदियों के किनारे याद करने वाली चीज है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर आरंभ में फूले फूले। ठीक है, और 8000 वहां याद रखना कि 8000 वर्ष पूर्व क्या उपजाना प्रारंभ किया, गेहूं। 8000 वर्ष पूर्व क्या पालना शुरू किया स्त्री पुरुष ने, गाय, बकरी, भैंस, भेड़। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास जो नगर थे प्राचीन काल में, वो किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जिसे आज का नाम बिहार बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में, ये गंगा बह रही है, इसके दक्षिण में मगध नाम से जाना जाता था, जिसे आज का बिहार बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो लोगों ने, आंसर आंसर क्या है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के, कौन से द्वीप के, क्वेश्चन क्या है, लोगों ने कौन से द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो आंसर क्या है हमारा, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है, तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के, यानी ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है।
दोबारा कह देता हूँ, ये हमारा इंडिया है। तो ये हमारा एक इंडिया है, तो ये हमारा उपमहाद्वीप भी कहलाता है। ठीक है, लोगों ने एक हिस्से से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लोगों ने यात्रा शुरू की। उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करना शुरू किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरी होती थी? किन किन जगहों की यात्रा जोखिम भरी होती थी? तो किस किस जगह की यात्रा जोखिम भरी होती थी? जैसे कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों की, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो जोखिम भरी कैसी? हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों के लिए जोखिम भरी होती थी, पहाड़ों पहाड़ों पर चढ़ना जोखिम भरी होता था, रेगिस्तान पर चलना जोखिम भरा होता था, नदी तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो यात्रा क्यों किया करते थे? एक देश से दूसरे देश आने जाने के लिए और क्रय विक्रय करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर कैसे यात्रा करते थे, किस चीज के साथ यात्रा करते थे? तो इसका आंसर है, अतिरिक्त व्यापारी, जो भी व्यापारी हैं, कभी काफिलों में, कभी जहाजों में, अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। तो कभी काफिलों में जाते थे, तो कभी जहाजों में, अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे हैं? 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे हैं? तो आंसर क्या है हमारा, 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, याद करने वाली चीज है, 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों को के बारे में एक दूसरे विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट हमारा होगा? एक ये पॉइंट हो गया, पत्थरों को तराशने के लिए 100 वर्ष पहले लोग, ठीक है, और संगीत रचने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और भोजन बनाने के नए नए तरीकों को अपनाते रहे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अपने देश के लिए हम किन किन नामों का प्रयोग करते हैं? अपने देश के लिए हम किन किन नामों का प्रयोग करते हैं? तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत का प्रयोग करते हैं। इंडिया इंग्लिश में है और भारत हिंदी में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? तो इंडिया शब्द, आंसर क्या है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस मतलब संस्कृत में इंडस को सिंधु नदी बोला जाता है। ठीक है, इंडस से निकला है, इंडस मतलब सिंधु नदी, संस्कृत में सिंधु नदी बोलते हैं और जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अतीत की पुस्तकों को हाथों से लिखी होने के कारण क्या कहते हैं? अतीत की पुस्तकों को हाथों से लिखी होने के कारण क्या कहते हैं? तो अतीत की पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण उनको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पांडुलिपि कहाँ मिलती है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपि कहाँ मिलती है? तो ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों के अन्य स्थानों में प्राप्त होती हैं। तो पांडुलिपियां कहाँ मिलती हैं? ये पांडुलिपियां मंदिरों में मिलती हैं और विहारों में मिलती हैं और अन्य स्थानों पर मिलती हैं। ठीक है, मंदिरों, विहारों और अन्य स्थानों पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिली है? तो अतीत जो पुरानी पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थी, उसमें किसकी चर्चा मिलती है? अतीत की पुस्तकों में मान्यताओं मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि की सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो किस किस की चर्चा मिलती है? दोबारा से बता देता हूँ मैं एक बार, अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिलती है? मान्यता और व्यवहारों की चर्चा मिलती है, राजाओं के जीवन की चर्चा मिलती है, औषधियों की चर्चा मिलती है और विज्ञान की चर्चा मिलती है। ठीक है, चार चीजों की चर्चा मिलती है, मान्यता, व्यवहारों की, राजाओं के जीवन की और औषधियों की और विज्ञान की चर्चा मिलती है। तो आदि और भी है चर्चा। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, इन पुस्तकों में किस भाषा में लिखा होता है? इन पुस्तकों में
किस भाषा में लिखा होता है। ये पुस्तकें जो है किस भाषा में लिखी होती है, ये पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी होती हैं। ठीक है, तो जो अदिति की पुस्तकें थी वो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं। आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम तुम लोग, हम प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हम किस का अध्ययन कर सकते हैं, हम किस चीज का अध्ययन कर सकते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं, हम अभिलेखों का। अभिलेख किसे बोलते हैं, अभिलेख किसे बोलते हैं, जैसे कोई पत्थर है, ठीक है, इस पर जो गुदे हुए होते थे, जो लिखा हुआ होता था, जो पत्थरों, जो जैसे अ, उससे छेनी हथौड़े से खुदाई करते थे, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अभिलेख लिखा गया, ये छेनी हथौड़े से लिखा जाता था इस पर पत्थरों पर, तो वो साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता था, तो उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स, आज का हम यही टॉपिक खत्म करते हैं, पहला चैप्टर। तो अगला चैप्टर हम दूसरी वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर यदि वीडियो आपको पसंद आई हो या अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो नीचे लाल लाल बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करना, ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को हम अच्छे अच्छे से अच्छा और कंटेंट ला सकें। ठीक है, और साफ सुथरा ला सकें, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और आप कमेंट्स जरूर करना कि क्या कमी है, जिससे कि और सुधार हम कर सकें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।